बर्पिंग क्या है? जब बेबी को फीडिंग दिया जाता है उसके बाद में बेबी जल्दी से सक करता है, जल्दी में सक करता है और उसके साथ में दूध के साथ में वो अंदर हवा भी लेता है, पेट में हवा जाती है, पेट फूल जाता है और बेबी इरिटेबल होने लगता है। ये अवॉइड कैसे करें? तो उसके लिए हम बर्पिंग करते हैं। बर्पिंग मतलब पेट के अंदर का जो गैस है वो बाहर निकालना। पेट का गैस बाहर कैसे निकलेगा? अगर बेबी को सीधा पकड़ो तो गैस होने की वजह से नेचुरली ऊपर आ जाएगा और मुंह से बाहर जाएगा। तो बर्पिंग कैसे करेंगे? फीडिंग के बाद में बेबी को सीधा ले लो, शोल्डर पे रखो और कुछ टाइम के लिए टैप करो। मैं एडवाइस करता हूँ 5 मिनट्स 10 मिनट्स मैक्सिमम। इसमें अगर बेबी बर्प कर लेता है तो वेल एंड गुड। अगर उसमें बेबी बर्प नहीं कर लेता है तो कोई बात नहीं, बेबी को ऑफ सुला दो। तो ये हो गया बर्पिंग। मोबाइल स्क्रीन टाइम हम यहाँ पे बहुत बार देखते हैं कि 3-4 महीने का बेबी होता है, बेबी को हम एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद कुछ बेबी नेचुरली रोना स्टार्ट कर देते हैं, स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, ये रोना नॉर्मल है। लेकिन पेरेंट इमीडिएटली पॉकेट से मोबाइल फ़ोन निकालते, कुछ तो भी स्क्रीन पे चालू करते और बेबी के सामने रख देते ताकि वो चुप बैठे। ये कितना सही है? एकदम सिंपल वर्ड्स में मोबाइल स्क्रीन टाइम किसी भी एज के लिए, मोबाइल स्क्रीन का यूज़ बेबी को सूद करने के लिए किसी भी एज में ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मोबाइल स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? अलग अलग से कुछ लोग बोलते हैं इतना स्क्रीन टाइम ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं इतना स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं है। तो कितना ठीक है कितना अच्छा नहीं है, उससे पहले हम देखते हैं कि मोबाइल स्क्रीन यूज़ करने से, मोबाइल देखने से, मोबाइल के ऊपर खेलने से, रील्स देखने से, वीडियोस देखने से, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने से क्या नुकसान हो सकता है। तो मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ या फिर मोबाइल का यूज़ बॉडी को 3 तरह से हार्म कर सकता है। एक नेचुरली आइस, दूसरा ब्रेन और तीसरा बॉडी, होल बॉडी। तो वो कैसे? चलो एक एक देखते हैं। सबसे पहले आइज़ नेचुरली मोबाइल स्क्रीन को देख रही है तो उस आँखों को तो कुछ तो भी प्रॉब्लम होना है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा? एक तो स्क्रीन की ब्राइटनेस, उसकी वजह से आँखों की प्रॉब्लम। दूसरा आँखों का ड्राइनेस, कंटिन्यूसली आँखें खुली रहने की वजह से। और तीसरा आँखों की डेवलपमेंट मतलब विजन की डेवलपमेंट। मोबाइल स्क्रीन जनरली हम यहाँ पे पकड़ेंगे, एक हाथ 30 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर वही डिस्टेंस पे आँखें कंटिन्यूसली फोकस करती है। तो उसके आगे वाला जो विजन है वो विजन डेवलप होने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये विजन की डेवलपमेंट प्रॉब्लम हो जाएगी और बेबी को, चाइल्ड को जल्दी से चश्मा लगेगा। तो ये हो गया आँखों का नुकसान। दूसरा मैंने बोला ब्रेन का नुकसान। ब्रेन का नुकसान कैसे होगा? तो ब्रेन की डेवलपमेंट एक तरीके से चैनलाइज हो जाती है। चैनलाइज मतलब क्या? कि बेबी बच्चा जो देख रहा है वो मोबाइल को, उसको लगने लगता है जो कुछ फ़ोन में दिखाया जाता है वो सब सही है। वो उसको क्वेश्चन नहीं करता है, उसको लगता है कि हाँ ये तो जब मोबाइल में दिखाया तो ये सही हो गया। तो ये उसका डेवलपमेंट उस तरीके से कंडीशन हो जाएगा। उसको लगने लगेगा कि वही एक वर्चुअल वर्ल्ड जो देख रहा है वो सही है। बाकी वो एक्सप्लोर करना बंद कर देगा। बाकी रीडिंग को कहो या फिर पढ़ाई होगी या फिर और भी कोई चीज़ होगी तो ये सब बंद हो जाएगा। उसकी वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट को अल्टीमेटली प्रॉब्लम हो जाएगी। और थर्ड मैंने बोला होल बॉडी डेवलपमेंट। होल बॉडी डेवलपमेंट मतलब फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चा दिन भर मोबाइल देखते रहता है, बहुत टाइम तक मोबाइल देखते रहता है और फिर खेलने नहीं जाता है तो फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगी। इंटरैक्ट नहीं होता है तो सोशल डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए वही वर्ल्ड बन चुका है। तो ये 3 तरीके से मोबाइल बॉडी को हार्म कर सकता है। अभी हम ये देखते हैं कि सेफ मोबाइल स्क्रीन टाइम कितना है। तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से सेफ मोबाइल स्क्रीन टाइम कुछ भी नहीं है। लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस लेस देन 5 years मोबाइल स्क्रीन टाइम 0 minutes, बिल्कुल नहीं। above 5 years up to certain extent it can be up to 1 to 2 hours maximum, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें हम एक्सक्लूड क्या करेंगे? अगर वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ क्रिएटिव चीज़ के लिए किया जा रहा है, मतलब कोई चीज़ सीखने के लिए या फिर स्कूल का कोई होमवर्क होगा या फिर ऑनलाइन स्कूलिंग के लिए, अगर ये चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं
तो वो हम ये 1 या 2 घंटे से एक्सक्लूड करेंगे। तो इन शॉर्ट, मोबाइल स्क्रीन टाइम 0 एज फार एज पॉसिबल फॉर ऑल एजेस। ये चेंज जो हम लोग एडवाइस करते हैं वो चेंज पूरी फैमिली ने फॉलो करना चाहिए। हम ऐसे नहीं कर सकते कि बच्चे को मोबाइल नहीं देना है और पेरेंट्स दोनों दिन भर मोबाइल पे देखते रहते हैं, ये नहीं चलेगा, ये अवॉइड करो। तो आप घर पे आने के बाद में मोबाइल फ़ोन साइड पे रख दो, उसका यूज़ अगर ज़रूरत होगा तभी करो। कॉन्स्टिपेशन, बच्चा बहुत बार डेली मोशन नहीं करता है और जब वो करता है तो उसकी वजह से उसको फिर डेली नहीं किया इसलिए वो हार्ड हो जाता है और उसको मोशन पास करने में तकलीफ़ होती है। तो अगर मोशन पास करते टाइम, संडास पास करते टाइम पेन होता है, तकलीफ़ होती है, ज़ोर लगाना पड़ता है और रोज़ नहीं होती है, तो उसको हम कहेंगे कॉन्स्टिपेशन। अब ये कॉन्स्टिपेशन इतना कॉमन हो गया है कि बहुत बार पेरेंट्स को लगता है नहीं ये तो नॉर्मल ही है, ये तो उसकी आदत है, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके एसोसिएटेड डिस्कम्फर्ट है वो बेबी को हमेशा रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन, चलो कॉन्स्टिपेशन क्या है हमने देखा, अभी देखते हैं कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। कॉन्स्टिपेशन होगा एक तो डाइट, गलत डाइट की वजह से, दूसरा होगा गलत पोस्चर की वजह से, और तीसरा है गलत हैबिट्स की वजह से। 1 बाय 1 देखते हैं एक एक चीज़ क्या है। तो सबसे पहला हमने देखा कि गलत डाइट की वजह से। मोशन नॉर्मल फॉर्म होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइबर्स। अगर फाइबर्स डाइट में नहीं होंगे तो मोशन अच्छी तरह से फॉर्म नहीं होगा, तो इजीली वो पास नहीं होगा और बेबी कॉन्स्टिपेट हो जाएगा। सबसे कॉमन, मेरा बच्चा 2 साल का है और वो दिन में 1.5 लीटर दूध पीता है, कुछ भी खाना नहीं खाता है। अगर दूध पिएगा सिर्फ तो कॉन्स्टिपेट हो जाएगा क्योंकि दूध में फाइबर 0 है। तो फाइबर्स का होना, नॉर्मल डाइट होना। नॉर्मल डाइट क्या है? नॉर्मल डाइट वो है जो घर में सब लोग खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी वेजिटेबल्स फ्रूट्स, ये हो गया नॉर्मल डाइट। ये अगर खाएंगे तो फाइबर्स का जो नॉर्मल सप्लाई है, नॉर्मल कंटेंट्स है, वो बॉडी में अपने आप आ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट हो जाएगा। तो पहला रीज़न हमने देखा कि गलत डाइट। दूसरा है गलत पोस्चर। गलत पोस्चर का क्या मतलब है? गलत पोस्चर मतलब नॉर्मल जो मोशन पास होता है वो होता है सिटिंग पोस्चर में, कमोड पे बैठ के, इंडियन टॉयलेट पे नीचे बैठ के, ये हो गया नॉर्मल पोस्चर। ये पोस्चर में एक नॉर्मल नेचुरल एंगल बन जाता है कि जिसकी वजह से प्रेशर सही जगह पे लगता है और मोशन पास हो जाती है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बच्चा मोशन खड़ा रह के करता है, संडास खड़ा रह के करता है। अगर वो खड़ा रह के करेगा तो वो नॉर्मल प्रेशर का जो लाइन है वो जो सीधा आना चाहिए वो नहीं आता है, जहाँ पे टॉय संडास की जगह वहाँ पे नहीं आता है, किसी और जगह पे आता है और बेबी नेचुरली कॉन्स्टिपेट हो जाता है। तो अगर खड़ा रह के करेगा तो 100% कॉन्स्टिपेट होगा, अगर बैठ के करेगा तो 100% नॉर्मल करेगा। ये खड़ा रह के और बैठ के ये ट्रेनिंग कब स्टार्ट होता है? जब भी बच्चा बैठने लगता है तभी। जब भी बच्चा बैठने लगता है तभी उसको छोटा पॉटी ट्रेनर है वो ला कर देना और उसको बिठा कर टॉयलेट कराना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग कभी स्टार्ट होगा? मैंने जैसे बताया, जब भी बच्चा बैठने लगेगा तभी। तो मोशन बैठ के हमेशा, कभी भी खड़ा रह के नहीं। अगर कमोड यूज़ करते हैं तो कमोड में बच्चे के सपोर्ट के लिए, पैर के सपोर्ट के लिए, वो छोटा होने की वजह से पैर के सपोर्ट के लिए नीचे कुछ रखना इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें फॉलो करो। और तीसरा रीज़न मैंने बताया हैबिट, गलत हैबिट। हैबिट मतलब क्या? तो ये टॉडलर से थोड़े बड़े बच्चे जो हैं उनकी एक आदत होती है कि बॉवेल का जो रिफ्लेक्स है वो रिफ्लेक्स को इग्नोर करो। मतलब वो खेल रहा होता है, उसको लगता है कि वो अभी खेलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए है वो इम्पॉर्टेंट। तो जब भी वो बॉवेल का रिफ्लेक्स आता है, मतलब उसको टॉयलेट आने का जो सेंसेशन है वो आता है, तो वो कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखता है, नहीं जाता है। वो रिफ्लेक्स जाने के बाद में उसका खेलना वो स्टार्ट कर देता है। तो ये हैबिट की वजह से वो कॉन्स्टिपेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रहे 3 चीज़ें। तो अभी अपने को हमें पता चल गया कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। अगर क्यों होता है पता चला तो हम उसको ट्रीट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर यूजुअली हम जो देखते हैं कि कभी भी एक चीज़ होती नहीं प्रोमिनेंट, कि सिर्फ बच्चा खड़ा रह के करता है बाकी सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा नहीं होता। यूजुअली सभी चीज़ें अप टू सर्टेन एक्सटेंट एक साथ काम करती है।
बच्चा इग्नोर भी करता है रिफ्लेक्स को, डाइट भी उसका लेस फाइबर वाला होता है, बहुत सारा जंक फूड होता है, और खड़ा रह के भी करता है। तो ये सभी चीज़ें यूजुअली एक साथ हो जाती हैं। तो रीज़न अगर पता होगा तो उसको ट्रीट करना डिफ़िकल्ट एकदम आसान हो गया। अगर बच्चे का डाइट ख़राब है तो उसका नेचुरल फाइबर कंटेंट बढ़ाओ, नॉर्मल नेचुरल खाना रखो जो घर में सब लोग खाते हैं। अभी हम लोग अज्यूम करते हैं कि घर में सब लोग नॉर्मल खाते हैं। आउटसाइड फूड अवॉइड करो। अवॉइड मतलब कैसे, तो ऐसे पकड़ो 15 दिन में एक बार ठीक है। अभी ये आर्बिट्ररी फिगर है, 15 दिन में एक बार। ऐसा नहीं कि 15 दिन में भी ये साइंटिफिक फिगर है कि बाहर से खाया तो चलता है, ऐसे नहीं। लेकिन छोटा बच्चा है, कभी बोल सकता है कि मुझे मैगी खानी है, मुझे चॉकलेट खाना है, मुझे बिस्किट खाना है, तो आप उसको रेगुलेट करो। उसको ऐसे तो नहीं बोल सकते कि नहीं बिल्कुल नहीं खाना है, तो आप उसको रेगुलेट करो। रेगुलेट कैसे, 15 दिन में एक बार, चलो ठीक है 15 दिन में, वंस इन 15 डेज वो बाहर का खाना खाता है, कुछ मैगी खाता है तो चल जाएगा। उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, उससे ज़्यादा फिर वो उसके लिए एक्सेस हो जाएगा। ये डाइट हो गया। दूसरा, अगर खड़ा रह के करता है तो उसको बिठाने के बैठ के मोशन करने की आदत डालनी पड़ेगी। ये इनिशियली थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन वो उसको अल्टरनेटिव कुछ है नहीं क्योंकि वो नॉर्मल है, तो ये हमें फॉलो तो करना पड़ेगा। और लास्ट है, जब बच्चा, मैंने बताया कि वो नेचुरल बॉवल रिफ्लेक्स जो है, टॉयलेट का सेंसेशन है, उसको इग्नोर करता है, वो कैसे हैंडल करें। तो एक बेबी को एक्सप्लेन करो, चाइल्ड को एक्सप्लेन करो कि नहीं ये हार्मफुल है, ये तकलीफ़ देता है, कि रिपीटेडली करो, वो किसी एक टाइम में समझ जाएगा। दूसरा, एक रूल बना दो, 2 टाइम फिक्स करो, 10 मिनट मॉर्निंग, 10 मिनट इवनिंग, 2 टाइम पे उसमें टॉयलेट के लिए बैठना है। या आदत डालो, कुछ भी हो जाए वो टाइम मिस नहीं करना है। इससे क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा बेबी को कि नहीं, अपना 8 बज गए सुबह के, अभी मेरे पास कुछ दूसरा ऑप्शन है नहीं, मुझे टॉयलेट के लिए बैठना है, और वो रेगुलेट हो जाएगा। तो ये थोड़ा रिजिड फॉलो किए जैसा लगता है, लेकिन अगर हम लोग करेंगे तो बाद में बेबी खुद समझ जाए, चाइल्ड खुद समझ जाता है, बच्चा खुद समझ जाता है ये करना ज़रूरी है, और उसकी वजह से उसको बाद में तकलीफ नहीं होती है, उसका मोशन साफ पास हो जाता है। और एक लास्ट कॉन्स्टिपेशन का रीज़न मैंने जानबूझ के जो इग्नोर किया था, वो है मेडिकल रीज़न। मेडिकल रीज़न मतलब कोई बीमारी है और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, ये चांसेस एक्सट्रीमली रेयर है, इसलिए मैंने वो डिस्कस नहीं किया। अगर हम लोग सब नॉर्मल करते, सभी चीज़ें फॉलो करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, पोस्चर फॉलो करते हैं, हैबिट्स फॉलो करते हैं, और कुछ टाइम पे अगर बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होगा, काफ़ी दिनों से कॉन्स्टिपेशन होगा, तो डॉक्टर्स कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। मेडिसिन भी सही तरीके से दे रहे हैं और फिर भी ये कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो कोई बीमारी हो सकती है जिसके बारे में आपके डॉक्टर्स आपको आगे गाइड करेंगे कि इसके लिए कौन से इन्वेस्टिगेशन करने, कौन से टेस्ट करने और उसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि मेडिकल रीज़न या फिर कोई बीमारी और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रिलेटिवली बहुत ज़्यादा रेयर है। तो चलो, ये वीडियो में आज हमने डिस्कस किए कॉमन प्रॉब्लम्स जो हमेशा पेरेंट्स ओपीडी में पूछते हैं और कॉमन प्रॉब्लम्स जो हमेशा पेरेंट्स फेस करते हैं। मैं होप करता हूँ कि आप सबको ये काफ़ी हद तक समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किस चीज़ को लेकर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। इसके आगे दूसरा एक प्रॉब्लम है, वो है ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला सप्लीमेंट्स। तो ये कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये बाय इटसेल्फ एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो सब हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।